ना शोर ना हंगामा, बात होगी खबर की, ना इधर की ना उधर की, शाम 7 बजे बात पते की। नमस्कार, मैं आपके साथ शोभना यादव। सबसे पहले नजर टॉप 4 बड़ी खबरों पर। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में 4 मंदिरों में तोड़फोड़ के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल है। वहां पुलिस आरोपियों का पता लगाने के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। अमेरिका पहुंचे राहुल गांधी ने जांच एजेंसियों का मुद्दा उठाते हुए मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है, जिसके जवाब में अनुराग ठाकुर ने कहा कि देश का अपमान करना राहुल गांधी की आदत बन गई है। दिल्ली दौरे पर पहुंचे नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, जिसके बाद दोनों नेताओं ने रामायण सर्किट के काम में तेजी लाने का भरोसा दिलाया। और मणिपुर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया और साथ ही दंगाइयों से सख्ती से निपटने के भी निर्देश दिए। कुकी नागा समुदाय ने मणिपुर हाईकोर्ट के इस आदेश का विरोध शुरू कर दिया और आरोप लगाया कि ये साजिश उनकी जमीन हड़पने के लिए रची जा रही है। कुकी समुदाय ने आरोप लगाया कि अगर मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिल जाएगा तो उन्हें जंगल की जमीनों की खरीदारी की अनुमति भी मिल जाएगी। कुकी समुदाय ने कहा कि वो ऐसा नहीं होने देगा, क्योंकि जंगल की जमीनों पर वर्षों से उनका अधिकार है। लेकिन ये झगड़ा सिर्फ जमीनों के मालिकाना हक पाने तक सीमित नहीं है। कुकी और मैतेई समुदाय के बीच अफीम की खेती पर दबदबे की लड़ाई भी हिंसा की एक बड़ी वजह है, क्योंकि कुकी समुदाय पर अफीम की खेती करके मोटा पैसा कमाने के आरोप लगते रहे हैं। लेकिन जब राज्य सरकार ने अफीम की खेती पर शिकंजा कसा तो कुकी समुदाय भड़क उठा। इसके अलावा राज्य में होने वाला भूमि सर्वे भी कुकी और मैतेई समुदाय के बीच तनाव का एक बड़ा कारण है। मैतेई समुदाय के लोग राज्य में भूमि सर्वे चाहते हैं, जबकि कुकी समुदाय इसके विरोध में है। भूमि सर्वे की मांग को लेकर ही मैतेई समुदाय ने 3 मई को एकता मार्च निकाला था, जिसके बाद मणिपुर में हिंसा भड़क उठी थी। 4 मई को मणिपुर में दंगे भड़क गए, जिसमें अभी तक 80 लोगों की जान जा चुकी है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक ऐसे वीडियो से जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और जिसे देखकर आपका सिर भी चकरा जाएगा। ये वीडियो महाराष्ट्र के जालना जिले का है और इस वीडियो में कुछ गांव वाले हाल ही में बनी एक सड़क का काला सच दिखा रहे हैं। गांव वाले सड़क को किसी चादर या चटाई की तरह आसानी से उठाते और फोल्ड करते हुए दिख रहे हैं, जैसे आप बिस्तर पर बिछी हुई चादर को उठाते हैं या ड्राइंग रूम में बिछे हुए कालीन को उठाते हैं। बिल्कुल उसी तरह ये नई बनी सड़क भी उखड़ गई। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जालना जिले के अंबाद तालुका में ये सड़क बनाई गई थी। जब नई सड़क पर लोगों ने आवाजाही शुरू की तब उन्हें यहाँ हुए घोटाले का पता चला। गांव वालों ने पाया कि सड़क के नीचे के प्लास्टिक की एक शीट या चादर बिछाई गई है। सड़क निर्माण में आमतौर पर बजरी, रेत और डामर का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आरोप है कि बिना बजरी और रेत डाले सीधे सड़क प्लास्टिक शीट पर बिछा दी गई और उस पर डामर की 40 mm मोटी परत डालकर सड़क तैयार कर दी गई और अब ये डामर बड़ी आसानी से निकाला जा रहा है। आपने शायद ही पहले कभी ऐसी सड़क देखी हो जिसे हाथों में चादर की तरह उठा लिया गया हो। बताया जा रहा है कि सड़क को बनाने में जर्मन तकनीक का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन विदेशी तकनीक से बनी इस सड़क को गांव वालों ने हाथ से ही उखाड़कर जर्मन तकनीक की पोल खोल कर रख दी, या ये कहिए कि कॉन्ट्रैक्टर की भ्रष्टाचारी खोलकर सामने रख दी। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के बराल गांव में कुछ असामाजिक तत्वों ने एक साथ 4 मंदिरों को निशाना बनाया। मंदिरों पर हुए इस हमले में 1 दर्जन से अधिक देवी देवताओं की प्रतिमाओं को खंडित कर दिया गया, जिसके बाद गांव वालों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। धार्मिक मसले को देखते हुए स्थानीय थाने के पुलिसकर्मियों और फील्ड में तैनात PCR वैन तुरंत घटना स्थल पर पहुंची। कुछ ही देर में पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों की फौज भी गांव पहुंच गई। सुबह 7 बजे के आसपास सूचना आई थी इसकी कि यहाँ पर मंदिर है, उनमें कुछ मूर्तियाँ भी खंडित हो गई हैं। इस सूचना पर हमारे थाने की पुलिस और हमारे जो फील्ड यूनिट है, जो हमारी तकनीकी टीम होती है वो, और प्लस हमारी जो सोजिक टीम है, सारे लोग आ गए थे। पुलिस के मौके पर पहुंचने से पहले मंदिर प्रांगण में गाँव वालों की भीड़ इकट्ठा हो गई, जो मंदिर पर हुए हमले से बेहद नाराज थी। हिंदू तो इस कार्य को कर नहीं सकता, जो दिल दहलाने देने वाली घटना है, और इसको हिंदू नहीं कर सकता। और पूरे गांव में, समस्त गांव में आक्रोश है। हम इस चीज को सह नहीं पा रहे हैं। गांव वालों का गुस्सा और नाराजगी देख अफसर वहीं डटे रहे और कई घंटों तक लोगों को समझाने बुझाने में जुटे रहे। बुलंदशहर के बराल गांव में जिन मंदिरों पर हमला हुआ वो आसपास ही स्थित है और इसलिए माना जा रहा है कि उपद्रवियों ने सोची समझी साजिश के तहत हर मंदिर की मूर्ति को नुकसान पहुंचाया। कुछ दिनों पहले इन्हीं में से एक मंदिर में चोरी की घटना भी हुई थी।
हालांकि पुलिस में शिकायत करवाने के बाद चोरी का मामला रफा दफा हो गया था, लेकिन अब हनुमान मंदिर और शिव मंदिर में तोड़फोड़ की घटना होने के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल है। जिस तरीके से तोड़फोड़ की गई है, तस्वीरें साफ तौर पर बयां करती है कि किस तरीके से पूरी साजिश के तहत इन मंदिरों में तोड़फोड़ की गई है। बताया जा रहा है कि हमलावरों ने मंदिर की मूर्तियों को तोड़कर पास के खेतों में फेंक दिया था। जब गांव की महिलाएं मंदिर में पूजा करने पहुंची तो उन्हें खेतों में खंडित मूर्तियां दिखाई दी। रात हम यहाँ से 2-2:30 बजे करीब निकले थे यहाँ से, जब हमें ऐसा कोई अनुमान नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है। आज जितने भी माता बहनें ही वो जल चढ़ाने आती नियमित रूप से, आज सभी की आंखों में आंसू थे। लोगों का कहना है कि इससे पहले आसपास के किसी भी मंदिर में तोड़फोड़ की कोई घटना नहीं हुई थी। यही वजह है कि गांव के लोग इस बात से बेहद परेशान हैं कि आखिर मंदिर से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है। प्रशासन ने अपने स्तर पर मामले की जांच शुरू कर दी है। गांव में उन लोगों से जानकारी इकट्ठा की जा रही है जो देर रात मंदिर के आसपास से गुजरे थे। साथ ही पुलिस मंदिर के पास लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग भी देख रही है। जांच के दौरान मंदिर में लगा एक सीसीटीवी भी खराब पाया गया है। साथ ही पुलिस गांव में लगे दूसरे सीसीटीवी से भी सबूत जुटाने की कोशिश कर रही है। इस गांव में जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, हम सभी की सूची हमारे पास आ रही है। हम उसको कलेक्ट कर रहे हैं कहां कहां लगी है। गांव वालों के गुस्से की बड़ी वजह है कि जिन मंदिरों में तोड़फोड़ की गई है वो सैकड़ों साल पुराने हैं और दूर दूर से लोग वहां दर्शन करने के लिए आते हैं। यहाँ पर 4 मंदिर है हमारे। एक ये शिव जी का मंदिर है जो कि 1848 का यहाँ पे स्थापना है इसकी, और इसके शिवलिंग को पूरी तरीके से तहस नहस करके तोड़कर ये बराबर में खेत में डाल दिया गया है। पुलिस का कहना है कि मंदिरों का हाल देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि किसी ने पूरी प्लानिंग के साथ इस वारदात को अंजाम दिया है। बराल गांव के लोगों का मानना है कि मंदिरों पर हमला इलाके का माहौल बिगाड़ने की साजिश भी हो सकती है, क्योंकि इससे पहले कभी भी इस गांव में ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। इसलिए गांव वाले संदेह जता रहे हैं कि घटना के पीछे बड़ी साजिश है जिसे सोच समझकर अंजाम दिया गया है। धार्मिक भावना को आहत करने के लिए और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के कारण ऐसा कुछ किया गया है जो भी कुछ है। गांव वालों ने ये संदेश भी दिया है कि जिस मंशा से उपद्रवियों ने इस घटना को अंजाम दिया वो कभी पूरी नहीं हो पाएगी। लेकिन उन्होंने गलत जगह चूज करी है। मतलब ये गांव में इतना पढ़े लिखे बालक हैं, सभी सामाजिक हैं, मतलब वो अपने इरादे में सफल नहीं हो पाएंगे। हमको एडमिनिस्ट्रेशन पे, जुडिशरी पे, सब पे बहुत मतलब वो पूरा विश्वास है। प्रशासन ने गांव वालों को आश्वस्त किया है कि मंदिर की क्षतिग्रस्त मूर्तियों की जगह जल्द ही नई मूर्तियां स्थापित की जाएंगी। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने गुजरात के राजकोट में एक बार फिर हिंदू राष्ट्र की वकालत की है। हिंदू राष्ट्र की मांग की वजहों को लेकर पंडित शास्त्री ने अपना तर्क भी दिया है और दिल्ली की साक्षी हत्याकांड का जिक्र करते हुए नाराजगी भी जाहिर की। हमारी बहन बेटियों के साथ जब ये अत्याचार होता है तो खून खौलता है। लोग हमसे कहते कि आप ऐसी उल्टी बातें क्यों कहते हो। अगर भारत अब हिंदू राष्ट्र न हो तो कब हो। नाराजगी के बीच बागेश्वर बाबा ने ऐसे अत्याचार से बचने का रास्ता हिंदू राष्ट्र को बताया। जब तक हिंदू राष्ट्र नहीं होगा तब तक ये लव जिहाद, तब तक ये धर्मांतरण, तब तक ये राम की यात्रा पर पत्थर, तब तक ये वो पालघर महाराष्ट्र के संतों के ऊपर पत्थर फेंकना, उनको बर्बरता के साथ मारना, मंदिरों को नष्ट करना, हमारी प्राचीनता के साथ खिलवाड़ करना तब तक बंद नहीं होगा। बागेश्वर वाले बाबा के नाम से मशहूर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री 10 दिनों के गुजरात दौरे पर हैं। जम्मू कश्मीर में बीएसएफ ने एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को मार गिराया। जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में बीएसएफ ने घुसपैठ की कोशिश नाकाम की। सुरक्षा बलों की फायरिंग में घुसपैठिया मार गिराया गया। घटना के बाद इलाके में चौकसी बढ़ा दी गई है। मणिपुर में शांति बहाली की कोशिशों के बीच सीनियर आईपीएस अधिकारी राजीव सिंह को मणिपुर का नया डीजीपी नियुक्त किया गया है। राज्य सरकार ने आदेश जारी कर ये जानकारी दी। कर्नाटक के चामराजनगर में वायुसेना का ट्रेनी विमान हादसे का शिकार हो गया। वायुसेना के मुताबिक विमान में सवार एक महिला पायलट समेत दोनों पायलट सुरक्षित हैं। वहीं दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए इंक्वायरी के आदेश दे दिए गए हैं। महीने के पहले ही दिन राहत की खबर आई है। देश भर में कमर्शियल एलपीजी गैस में बड़ी कटौती की गई। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 83.5 रुपए सस्ता हो गया। नई दरें आज से ही प्रभावी होंगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर हैं और इस दौरान वो जहां भी जा रहे हैं वहीं मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। इस बार वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी युवा छात्रों के बीच पहुंचे, जहां राहुल गांधी ने बदलते वैश्विक परिदृश्य में भारत की भूमिका पर व्याख्यान दिया। इस दौरान कांग्रेसी नेता ने कहा कि भारत में संस्थाओं पर बीजेपी का कब्जा है और हम लोकतांत्रिक तरीके से लड़ रहे हैं। Institutional capture. We were struggling to fight the democratic fight in our country. And we decided
none of the systems were working. कांग्रेस नेता ने दावा किया कि भारत में विपक्ष संघर्ष कर रहा है। उन्होंने कहा कि जब हमने देखा कि कोई भी संस्थान हमारी मदद नहीं कर रहा है तो हम सड़कों पर उतर आए और इस तरह भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई। Democracy isn't just about an opposition party. It's about a set of institutions that support the opposition. Those institutions, by the capture, certainly want playing the role that they're supposed to. राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी को लोगों से बातचीत करनी चाहिए और कुछ कठिन सवालों के जवाब देने चाहिए। अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में बोलते हुए राहुल गांधी ने संसद सदस्य के रूप में खुद को अयोग्य घोषित किए जाने का मुद्दा भी उठाया। इसी बहाने उन्होंने एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना भी साधा और राहुल गांधी ने कहा कि मैं शायद पहला व्यक्ति हूं जिसे भारत में मानहानि के लिए अधिकतम सजा दी गई है। उन्होंने कहा कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कभी ऐसा कुछ होगा। I heard in the introduction that I was a member of parliament until I don't think when I joined politics 2004 I ever imagined what I see going on in our country. राहुल गांधी ने कहा कि सांसद के रूप में उनकी बर्खास्तगी ने उन्हें संसद में बैठने की तुलना में एक बड़ा अवसर दिया। राहुल गांधी से जब ये पूछा गया कि क्या वो घरेलू चुनौतियों से निपटने के लिए विदेशी मदद मांग रहे हैं तो उन्होंने इनकार करते हुए कहा कि मैं किसी से समर्थन नहीं मांग रहा हूँ, मुझे पता है कि ये हमारी लड़ाई है। बीजेपी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयानों पर पलटवार किया है और कहा है कि वो विदेश में भारत को बदनाम कर रहे हैं। बीजेपी ने कहा है कि मोहब्बत का पैगाम तो सिर्फ एक बहाना है, क्योंकि बीजेपी के मुताबिक राहुल गांधी नफरत का बाजार फैला रहे हैं। राहुल गांधी, भारत की विकास यात्रा के खिलाफ आप नफरत का बाजार क्यों फैलाते हैं? अविश्वास का बाजार क्यों फैलाते हैं? वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस पीएम मोदी की लोकप्रियता को हजम नहीं कर पा रही है, इसलिए राहुल गांधी भारत को अपमानित कर रहे हैं। देखिए, वो मोदी जी पर निशाना नहीं, भारत को ही अपमानित करने का काम करते हैं। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी के पास बस एक ही काम है और वो है पीएम मोदी को गाली देना। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि राहुल गांधी को मोदी जी से इतना नफरत क्यों है और देश के खिलाफ इतना क्यों बोलते हैं। बीजेपी ने कहा है कि विदेश में जाकर देश की बुराई करना राहुल की पुरानी आदत है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस के नेता प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता से बौखला गए हैं और इसी बौखलाहट में शिष्टाचार तक भूल रहे हैं। इतना ही नहीं, शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस को विषकुंभ बताया और पीएम मोदी को ऐसा नीलकंठ जो कांग्रेस के विष का पान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। मैदान पे मुकाबला नहीं करते तो मन के भाव अब शब्दों में प्रकट होते हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि राहुल गांधी नफरत के बाजार के अंतर्राष्ट्रीय कारोबारी हो गए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने भारत को दुनिया में बदनाम करने का ठेका ले रखा है। को जातिवाद का, तुष्टीकरण का, भारत विरोध का रोग लग गया है। केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस को देश विरोधी ताकतों का साथ देने वाली संस्था भी कहा। कांग्रेस ने बीजेपी के आरोपों पर पलटवार किया है और कहा है कि राहुल गांधी ने अमेरिका में जो भी कहा सही कहा। इतना ही नहीं, कांग्रेस के मुताबिक उनके नेता ने अमेरिका में देश के प्रधानमंत्री की तारीफ की है। लेकिन बीजेपी के कुछ नेताओं को प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ पसंद नहीं आ रही है। ऐसा कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने दावा किया। उन्होंने आरोप लगाया कि कर्नाटक हारने के बाद बीजेपी के नेता अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। कोई भी बात विदेशी धरती पे प्रधानमंत्री जी ने के बारे में राहुल जी ने ऐसी नहीं कही है, लेकिन अब लगता है कि मोदी जी से असंतुष्ट कुछ लोग भाजपा में बैठे हैं, वो बेकार इस मामले को तूल दे रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि राहुल गांधी जो बात बोल रहे हैं उसे गंभीरता से लेना चाहिए। देश अलग है, प्रधानमंत्री अलग है और दोनों के एक साथ जोड़ के नहीं देखना चाहिए। शिवसेना यूबीटी गुट के नेता संजय राउत ने कहा है कि देश में जो समस्या है उसके बारे में अगर हम भारतीय लोगों के सामने बात करते हैं तो ये देश का अपमान नहीं है। इस बीच पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने कहा है कि कांग्रेस और विपक्ष को प्रधानमंत्री मोदी के प्रति नकारात्मक रवैया छोड़कर सकारात्मक रुख अपनाना चाहिए। नई संसद के उद्घाटन समारोह के बहिष्कार का जो फैसला है वो भी उन्होंने गलत ठहराया। डॉक्टर चंद्रा ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनवा देते हैं। मैं आपको 3 बातें कहना चाहूंगा।
पहली तो ये कि कांग्रेस को और ऑपोजिशन को पार्लियामेंट के उद्घाटन का बायकॉट नहीं करना चाहिए, क्योंकि कारण क्या है, ये तो है नहीं कि पार्लियामेंट का सेशन है, एक दिन बायकॉट कर दिया, अगले दिन अटेंड कर लिया, फिर आ जाएगा। ये तो लाइफ में एक बार का है। दूसरी बात, मैं अगर उनकी जगह होता तो मैं 20 पार्टियों के साथ मिलके मैं मोदी जी को, प्रधानमंत्री को एक टाइम मांगता और टाइम मांग के उनको कहता, सब लोग मिलके, कि भाई प्राइम मिनिस्टर आप इसका उद्घाटन राष्ट्रपति से करवाइए, और इस कारण से हम कह रहे हैं, ये कह के बाहर आके वो मीडिया को कहते कि हमने ये सुझाव दिया है, तो एक बात अलग होती। अब जिस प्रकार से उन्होंने सारी बातें की है कि मोदी जी अपना राज तिलक करना चाह रहे हैं, ये करना चाह रहे हैं, इसमें नेगेटिविटी झलकती है। और मैं तो राहुल गांधी जी को एक कहूंगा कि नेगेटिविटी छोड़ें। क्या है कि नेगेटिविटी उनके मन में इतनी मोदी जी के विरोध में हो गई है कि उनसे घृणा करते हैं एक प्रकार की। तो अब उनको पता नहीं कि उनसे डील कैसे किया जाए। तो इसलिए ये पहली सलाह दी मैंने कि पॉजिटिविटी अपनाएं, क्योंकि पॉजिटिविटी अगर अपनाते तो वो प्राइम मिनिस्टर के रूप में उनसे टाइम मांग के ये बात करते। और आगे की भी बात मैं कहूंगा उनसे कि अगर मोदी जी उनके ओपोनेंट हैं तो ये समझें कि मोदी जी जो हैं वो पॉजिटिविटी रखते हैं। उनको पॉजिटिविटी से ही हरा सकते हो आप, नेगेटिविटी से हरा नहीं सकते। और मैं समझता हूँ कि मोदी जैसा नेतृत्व अगर कांग्रेस के पास होता तो वो ये कर्नाटका की जीत को महीने 2 महीने तक टॉम करते रहते, बजाय इसके कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के पीछे पड़ने के। तो ये है मेरा विचार। राहुल गांधी के अमेरिका में दिए गए बयान का कई विपक्षी नेताओं ने भी समर्थन किया है। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क राहुल गांधी के बयान को आधार बनाकर अब बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं और राहुल गांधी के सुर में सुर मिलाते हुए कहा कि देश में हर कमजोर तबके को इस सरकार में परेशान किया जा रहा है। वैसे ही दलितों के साथ भी और कमजोर तबके के और लोगों के साथ भी ये जुल्म हो रहा है। आज वो भी, उनको भी शिकायत है, चाहे वो किसी कौम, किसी बिरादरी के हों। वहीं बर्क ने पिछली सरकारों पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि मुसलमान तो हर सरकार में परेशान रहे हैं। मुसलमानों के साथ हमेशा जुल्म होता रहा, लेकिन इतना जुल्म कभी नहीं हुआ कि जितना के बीजेपी गवर्नमेंट में मुसलमानों के साथ ज्यादती हुई है। दरअसल राहुल गांधी ने अमेरिका में भारतीय अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए थे। एक्टर नसीरुद्दीन शाह ने भी केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में विवादित बयान दिया है। एक यूट्यूब चैनल को दिए इंटरव्यू में नसीरुद्दीन शाह ने कहा कि आजकल मुसलमानों से नफरत करना एक फैशन की तरह हो गया है और बेहद चतुराई से लोगों के दिमाग में मुसलमानों के प्रति नफरत भरी जा रही है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों से नफरत का सत्ताधारी पार्टी ने बड़ी चालाकी से अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया है। नसीरुद्दीन शाह ने यह भी कहा कि इस्लामोफोबिया का इस्तेमाल चुनाव में वोट बटोरने में किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब हम सेकुलर और लोकतंत्र की बात करते हैं तो फिर हर चीज को धर्म से जोड़ना कहां तक सही है। फिल्मों को प्रोपेगेंडा टूल की तरह इस्तेमाल करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि देश में जो भी होता है वही फिल्मों में दिखता है। द केरला स्टोरी से जुड़े एक सवाल के जवाब में नसीरुद्दीन शाह ने कहा कि वो इस फिल्म को नहीं देखेंगे क्योंकि उसकी कामयाबी में उन्हें एक खतरनाक ट्रेंड नजर आता है। उधर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज सिद्धिविनायक मंदिर में पूजा अर्चना की। मुंबई दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज सिद्धिविनायक मंदिर में पूजा अर्चना की। वहीं मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर उन्होंने मुंबई में कई व्यापारियों और कलाकारों से मुलाकात की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में स्वच्छता कार्यक्रम के तहत सफाई कर्मियों को सम्मानित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज खुद भी सफाई अभियान में शामिल हुए। पटना में होने जा रही विपक्षी दलों की बैठक में कांग्रेस शामिल हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक 12 जून को पटना में विपक्षी दलों की बैठक होनी है, जिसमें कांग्रेस का कोई बड़ा नेता पहुंच सकता है। दिल्ली के प्रगति मैदान इलाके में आज अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर चला। पीडब्ल्यूडी के ध्वस्तीकरण अभियान के तहत कई अवैध झुग्गी झोपड़ियों को हटाया गया।
राजस्थान में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं, लिहाजा चुनावी सरगर्मियां भी खूब तेज हो गई हैं। बुधवार को अजमेर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के बाद राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने सूबे की जनता को फ्री बिजली देने का ऐलान कर दिया है। और राजस्थान सरकार ने चुनावी साल में जनता को बड़ी सौगात दी है। राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के हर व्यक्ति को 100 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा किया है। पहला बिल आएगा अभी 1 से 15 जून के बीच में, उसमें 100 यूनिट तक तमाम प्रदेशवासियों को, चाहे वो कितनी बिजली कंज्यूम करे, तब भी फ्री दी जाएगी। वहीं मिडिल क्लास को खुश करने के लिए भी उन्हें बड़ी राहत दी गई है। अब उन्हें 100 यूनिट तक फ्री बिजली मिलेगी। वहीं इससे ज्यादा बिजली खर्च करने पर दूसरी तरह के शुल्क नहीं देने होंगे। 200 यूनिट तक जो पाबंद रखेंगे अपने आप को, उनको 100 यूनिट तो फ्री होगी। उसके अलावा 100 से 200 यूनिट तक जो है उनका भी जो फिक्स चार्ज है, अन्य चार्जेज है, वो चार्ज नहीं दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि जनता के फीडबैक के बाद बिजली बिल माफ करने का ऐलान किया गया है। गहलोत सरकार के ऐलान के बाद अब लोगों को 100 यूनिट तक बिजली खर्च करने पर कोई बिल नहीं देना होगा। सरकार के इस फैसले के बाद 1 करोड़ 25 लाख उपभोक्ताओं को राहत मिलनी भी शुरू हो गई है। और सरकार के इस फैसले के बाद जिन लोगों का बिजली बिल अभी तक 500 से 800 रुपए तक आता था, अब उन्हें कोई बिल नहीं देना होगा। पहले जो लोग 50 यूनिट बिजली खर्च करते थे, उन्हें 487 रुपए बिजली बिल देना पड़ता था, लेकिन अब उन्हें बिजली बिल नहीं चुकाना होगा। इसी तरह पहले जो लोग 100 यूनिट बिजली खर्च करते थे, उनका 832 रुपए 50 पैसे बिल आता था, लेकिन अब उनका कोई बिल नहीं आएगा। पहले जो लोग 200 यूनिट बिजली खर्च करते थे, उन्हें 1610 रुपए चुकाने पड़ते थे, लेकिन इस फैसले के बाद उन्हें भी बड़ी राहत मिलेगी। और अब मिडिल क्लास लोगों को 200 यूनिट बिजली खर्च करने पर केवल 503 रुपए ही देने होंगे, जबकि 1107 रुपए उन्हें सब्सिडी दी जाएगी। वहीं 300 यूनिट बिजली खर्च करने पर पहले 2400 रुपए देने पड़ते थे, लेकिन अब सिर्फ 2195 रुपए ही देने होंगे, जबकि 305 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। सरकार के इस फैसले के बाद अब किसी भी बिजली उपभोक्ता को एडवांस बिल भरने की जरूरत नहीं होगी। क्योंकि राजस्थान में इसी साल विधानसभा चुनाव होना है, ऐसे में पावर के लिए फ्री बिजली की घोषणा गहलोत सरकार का एक बड़ा दांव माना जा रहा है। और बीजेपी तो ये भी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से डर गई है, क्योंकि बुधवार को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के पुष्कर से अपने चुनाव अभियान की शुरुआत की थी। और उनके दौरे के बाद ही जिस तरह से सीएम अशोक गहलोत ने राज्य में 100 यूनिट तक फ्री बिजली देने का ऐलान किया है, उस पर बीजेपी अब सवाल खड़े कर रही है। कल माननीय प्रधानमंत्री जी की रैली और भाषण का दबाव इतना भारी था कि गहलोत साहब को मजबूरी में आकर के अपनी एक पुरानी घोषणा को नया कपड़े पहना करके, नया जामा पहना करके एक बार फिर घोषित करना पड़ा। बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया। 1 वर्ष बाद चुनाव आ रहे हैं, तो आप भी चुनावी घोषणा कर दो, जनता को कुछ तो मिलेगा। बीजेपी आरोप लगा रही है कि गहलोत सरकार ने फ्री बिजली का जो ऐलान किया है वो चुनावी घोषणा है। राजस्थान में चुनाव घमासान के बीच अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जारी कलह थमने का नाम नहीं ले रही। 29 मई को दिल्ली में राहुल गांधी की मौजूदगी में सुलह समझौते के बाद राजस्थान पहुंचते ही सचिन पायलट फिर से बगावती तेवर दिखाने लगे हैं। और अपने गढ़ टोंक में दौरा कर सचिन पायलट ने गहलोत सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया। खुले मंच से भले ही सचिन पायलट ने अशोक गहलोत का नाम ना लिया हो, लेकिन सचिन पायलट ने बहुत साफ कह दिया कि वो अपनी मांगों के पूरा होने तक किसी की भी नहीं सुनेंगे। भ्रष्टाचार और नौजवानों के भविष्य, इन 2 मुद्दों पर किसी प्रकार का कोई समझौता कोई करे या मैं समझौता करूं, ये संभव नहीं है। सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री गहलोत को अपनी मांगों को पूरा करने के लिए 31 मई तक का टाइम दिया था, जिसकी मियाद खत्म हो चुकी है। ऐसे में पायलट के बदलते हुए तेवर चुनावी साल में गहलोत के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। सचिन पायलट की बगावत पर कांग्रेस की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि गहलोत और पायलट के साथ हुई बैठक में कुछ फैसले लिए गए थे और उनको ध्यान में रखकर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। Sure, follow-up action will be taken by the Congress President and other leaders, as was indicated by GS organization. We will win these elections, and whatever was decided on the 29th of May will be taken forward by the Congress President. हिंसा और हंगामे के बीच मणिपुर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शांति बहाली के लिए कई गुटों के साथ बैठक की उन्होंने, लेकिन वहां हालात ऐसे हैं कि मैतेई और कुकी समुदाय के बीच नफरत कम होने की बजाय बढ़ती जा रही है और इसीलिए हिंसा का दौर भी थमने का नाम नहीं ले रहा।
लेकिन गृहमंत्री अमित शाह के हस्तक्षेप के बाद अब हिंसा के थमने की उम्मीदें लगाई जा रही हैं। मणिपुर की हिंसा की लपटों से निकालकर शांति की तरफ ले जाने के लिए अमित शाह ने आज बड़ा ऐलान किया। उन्होंने मणिपुर हिंसा की जांच के लिए एक न्यायिक आयोग का गठन किया है। साथ ही जिन लोगों की इस हिंसा में जान गई उनके परिवार वालों को 10 लाख रुपए मुआवजा राशि देने का ऐलान किया। जितने भी लोगों का जान गया है वो सभी को 5 लाख रुपया मणिपुर सरकार की ओर से और 5 लाख रुपया भारत सरकार की ओर से 10 लाख रुपया दिया जाएगा। दरअसल इस पूरी हिंसा की वजह मणिपुर हाईकोर्ट का एक आदेश था। इस आदेश में हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिया था कि वो 10 साल पुरानी सिफारिश को लागू करे, जिसमें गैर जनजाति मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की बात कही गई थी। और आरोप है कि हाईकोर्ट के इसी आदेश के बाद हिंसा भड़की। लेकिन कुकी नागा समुदाय ने मणिपुर हाईकोर्ट के इस आदेश का विरोध शुरू कर दिया और आरोप लगाया कि ये साजिश उनकी जमीन हड़पने के लिए रची जा रही है। कुकी समुदाय ने आरोप लगाया कि अगर मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिल जाएगा तो उन्हें जंगल की जमीनों की खरीदारी की अनुमति भी मिल जाएगी। कुकी समुदाय ने कहा कि वो ऐसा नहीं होने देगा क्योंकि जंगल की जमीनों पर वर्षों से उनका अधिकार है। लेकिन ये झगड़ा सिर्फ जमीनों के मालिकाना हक पाने तक सीमित नहीं है। कुकी और मैतेई समुदाय के बीच अफीम की खेती पर दबदबे की लड़ाई भी हिंसा की एक बड़ी वजह है, क्योंकि कुकी समुदाय पर अफीम की खेती करके मोटा पैसा कमाने के आरोप लगते रहे हैं। लेकिन जब राज्य सरकार ने अफीम की खेती पर शिकंजा कसा तो कुकी समुदाय भड़क उठा। इसके अलावा राज्य में होने वाला भूमि सर्वे भी कुकी और मैतेई समुदाय के बीच तनाव का एक बड़ा कारण है। मैतेई समुदाय के लोग राज्य में भूमि सर्वे चाहते हैं, जबकि कुकी समुदाय इसके विरोध में है। भूमि सर्वे की मांग को लेकर ही मैतेई समुदाय ने 3 मई को एकता मार्च निकाला था, जिसके बाद मणिपुर में हिंसा भड़क उठी थी। 4 मई को मणिपुर में दंगे भड़क गए, जिसमें अभी तक 80 लोगों की जान जा चुकी है। लेकिन मणिपुर हिंसा में जो लोग शामिल थे उनके खिलाफ पुलिस ने अब एक बड़े एक्शन की तैयारी कर ली है। और इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह ने भी लोगों से मसले को शांतिपूर्वक सुलझाने की अपील की है और लोगों से हथियार डालने को कहा। गृह मंत्री अमित शाह ने कुकी और मैतेई समुदाय के लोगों से अपील की है कि वो अपने हथियार पुलिस के हवाले कर दें और अफवाहों पर ध्यान न दें। आप लोग कृपया दोनों साइड से शांति बनाने का, चर्चा का और सद्भाव बढ़ाने का माहौल बनाए। अमित शाह ने कहा कि जब से यहाँ बीजेपी की सरकार बनी है तब से यहाँ शांति थी, लेकिन गलतफहमी की वजह से हिंसा भड़क गई। कोर्ट के एक फैसले के कारण, थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण ये मनमुटाव हुआ है। मुझे भरोसा है कि मणिपुर की जनता आपसी सद्भाव के साथ चर्चा कर जल्दी इसका निपटारा लाएगी। इससे पहले अमित शाह बुधवार को रिलीफ कैंप में भी पहुंचे थे और हिंसा प्रभावित कुकी समुदाय के लोगों से मुलाकात कर शांति बनाए रखने की अपील की थी। हरियाणा के बल्लभगढ़ में 15 साल की एक लड़की ने 12 साल के अपने छोटे भाई की हत्या कर दी। हत्या की वजह जब सामने आई तो हर कोई हैरान रह गया। दरअसल बहन को लगता था कि उसके माता पिता उसे नहीं बल्कि उसके भाई को ज्यादा प्यार करते हैं और बहन के मन में ये ख्याल मोबाइल की वजह से आया। उसको लगता था कि माता पिता छोटे भाई को मोबाइल पर ज्यादा देर तक गेम खेलने देते हैं क्योंकि वो उसे ज्यादा प्यार करते हैं और इसीलिए उसने अपने सगे भाई को मौत के घाट उतार दिया। बोल रही थी कि मेरे को जो वहाँ पे पुलिस वालों से पता लगा है कि मेरे को प्यार नहीं करते हैं, बेटे को प्यार करते हैं, तो हो सकता है उसके दिमाग में कुछ ऐसा बैठ गया था। जिस समय लड़की ने अपने भाई की हत्या की उसके माता पिता दोनों ड्यूटी पर गए थे। दरअसल मृत लड़के के माता पिता दोनों प्राइवेट नौकरी करते थे, लेकिन जब शाम को राजेंद्र और उनकी पत्नी काम से लौटे तो बेटे को मृत पड़ा देखकर हैरान हो गए। वो लोग तुरंत लड़के को अस्पताल लेकर गए, लेकिन डॉक्टर्स ने उनके बेटे को मृत घोषित कर दिया। हत्या की वजह सुनकर हर कोई हैरान है। बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान बुधवार को दर्शन करने उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर पहुंची, लेकिन महाकाल के दरबार में भक्ति में लीन सारा अली खान को मंदिर जाने की वजह से सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल किया जा रहा है और उनके मंदिर दर्शन के बारे में उलझुल बातें कही गई। सारा अली खान कल उज्जैन में महाकाल के दरबार में दर्शन करने पहुंची थी। वहां से सामने आई तस्वीरों में सारा अली खान माथे पर तिलक लगाए हाथ जोड़कर प्रार्थना करती नजर आई। इसके बाद वो उज्जैन महाकाल की भस्म आरती में भी शामिल हुई, लेकिन जैसे ही उनकी ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर पहुंची, लोगों ने उनके धर्म का नाम लेकर उनको ट्रोल करना शुरू कर दिया। कल इंदौर में एक इवेंट के दौरान जब सारा से इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ शब्दों में ट्रोलर्स तक अपनी बात पहुंचा दी। ये जो मेरी निजी मान्यता है, ये मेरी निजी मान्यता है। मैं अजमेर शरीफ उतनी शिद्दत से जाऊंगी जितना बंगला साहब, जितना महाकाल, और मैं जाती रहूंगी। तो जिसको भी जो भी बोलना है वो बोल सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अभिनेत्री सारा अली खान इन दिनों विक्की कौशल के साथ अपनी आने वाली फिल्म जरा हटके जरा बचके के प्रमोशन में व्यस्त हैं और फिल्म की सफलता के लिए धार्मिक स्थलों पर प्रार्थना भी कर रही हैं। मई के महीने में जब देश के कई हिस्से तपती चुभती गर्मी से बेहाल हैं, तब दिल्ली और आसपास के लोग ठंडे ठंडे कूल मौसम का आनंद उठा रहे हैं, क्योंकि मई की ठंड ने दिल्ली में पिछले 36 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मौसम विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में 1987 के बाद इस वर्ष मई का महीना सबसे ठंडा रहा। मई के महीने में दिल्ली का औसत तापमान 39.9 डिग्री सेल्सियस रहता है, लेकिन इस वर्ष मई के महीने में दिल्ली का औसत तापमान 36.8 डिग्री दर्ज किया गया। मई के महीने में 22 दिन ऐसे रहे जब दिल्ली का अधिकतम तापमान सामान्य से कम दर्ज किया गया। मई के सुहावने मौसम की वजह है दिल्ली में होने वाली बारिश, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मई के 31 दिनों में 11 दिन दिल्ली में बारिश हुई। आंकड़ों की माने तो इस साल मई में 111 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य से करीब 4 गुना ज्यादा है। अमेरिका के जॉर्जिया में हाईवे पर एक भयानक हादसा हुआ। वहां एक कार सड़क पर खड़े टो ट्रक से टकराई और हवा में उछलती हुई 100 फीट से भी ज्यादा दूर जाकर गिरी। ये हादसा देखने में किसी एक्शन फिल्म के कार स्टंट जैसा था। ये सब वहां मौजूद एक पुलिसकर्मी के बॉडी कैम में रिकॉर्ड हो गया। ये एक्सीडेंट 24 मई को जॉर्जिया के एक हाईवे पर उस वक्त हुआ जब वहां गाड़ियों को खींच कर ले जाने वाला एक ट्रक हाईवे की लेफ्ट लेन में खड़ा हुआ था और उसकी इमरजेंसी लाइट भी ऑन थी। तभी अचानक दिखा कि हाईवे की दूसरी तरफ से आ रही एक तेज रफ्तार कार टो ट्रक के रैंप से टकराकर हवा में उछल गई और कई फीट दूर जाकर गिरी। यह हादसा इतनी तेजी से हुआ कि एक सेकंड के लिए तो कोई समझ ही नहीं पाया। इस दौरान वहां से गुजर रही दूसरी कार भी इसकी चपेट में आ गई। हवा में उड़कर जैसे ही ये कार जमीन पर गिरी तो दूसरी कार से जा भिड़ी और इसके बाद सड़क पर कई बार पलटती हुई 23 फीट दूर जाकर रुकी। हादसे वाली जगह के ठीक सामने पेट्रोलिंग कर रहे पुलिसकर्मी गाड़ी की तरफ भागे। बताया गया कि गाड़ी 21 साल की फ्लोरिडा की रहने वाली एक लड़की चला रही थी, जिसे गंभीर चोटें आईं। हालांकि हादसे में उसकी जान बच गई। उत्तर कोरिया ने अपनी सैटेलाइट लॉन्च की तस्वीरें जारी कर दी हैं। नॉर्थ कोरिया ने जासूसी सैटेलाइट क्रैश होने की खबर कबूलते हुए बीते दिन हुए सैटेलाइट लॉन्च की तस्वीरें शेयर की। स्थानीय मीडिया ने सैटेलाइट के जरिए सेना की जासूसी क्षमता बढ़ाने की बात कही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक बार फिर नाटो सदस्यता की मांग उठाई है। यूरोपीय देश मोल्डोवा में मीडिया से बातचीत के दौरान जेलेंस्की ने कहा कि सुरक्षा का मुद्दा यूक्रेन ही नहीं, सभी देशों के लिए बेहद गंभीर है। अमेरिका के फिलाडेल्फिया में एक कबाड़ के गोदाम में आग लगने से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग और उससे उठ रहे जहरीले धुएं के खतरे को देखते हुए लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी गई। कनाडा के जंगलों में लगी आग का एक नया वीडियो सामने आया है। प्लेन से ली गई इन तस्वीरों में आग से हुए नुकसान और धुएं का गुबार साफ देखा जा सकता है। आग की वजह से अब तक 200 से ज्यादा घर तबाह हो चुके हैं। भारतीय किसान यूनियन ने उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में पहलवानों के समर्थन में महापंचायत बुलाई। इसमें बीकेयू प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि इस मामले में खाप पंचायत अपनी लड़ाई जारी रखेगी और पहलवानों के मुद्दों को लेकर खाप पंचायत के प्रतिनिधि राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि पहलवानों का आंदोलन अब हमारा आंदोलन है, हम हार नहीं मानेंगे। लेकिन ये लड़ाई लड़ जाएगी, ये खाप पंचायत लड़कियां ये हारेंगी नहीं। भारतीय किसान यूनियन ने आरोप लगाया कि सरकार बृजभूषण शरण सिंह को बचाने में लगी है। इतना ही नहीं, भारतीय किसान यूनियन ने ये भी कहा कि दिल्ली पुलिस सरकार के दबाव में काम कर रही है। गिरफ्तारी का तो हक बन रहा उसका, जब उन्होंने इतना अपराध कर रखा तो उसे सरकार उसे बचाने में लग रही। नरेश टिकैत ने कहा कि बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी से ही मामले का हल निकलेगा, वरना कुछ भी हो सकता है। मान ली 5 दिन का समय उन्होंने दिया, अब 5 दिन बाद कुछ भी हो सके। भारतीय किसान यूनियन ने कहा कि अगर कोई और मामला होता तो पहले गिरफ्तारी होती फिर जांच, लेकिन बीजेपी के सांसद आरोपी हैं तो पहले जांच हो रही है। भारतीय कुश्ती संघ के निवर्तमान राष्ट्रपति अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने एक बार फिर कहा है कि अगर उनके ऊपर आरोप साबित हुआ तो वो खुद फांसी लगा लेंगे। इसके साथ ही बृजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि पहलवानों के मेडल गंगा में बहा देने से मुझे फांसी नहीं होगी, इसके लिए पुलिस और कोर्ट को सबूत देना होगा। उन्होंने अपील की कि खिलाड़ी सामने आकर सबूत दें। कब हुआ, कहां हुआ, किसके साथ हुआ। बृजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि इमोशनल ड्रामे से फायदा नहीं होने वाला है। अगर मेरे ऊपर आरोप साबित हुए तो मैं खुद फांसी लगा लूंगा। एक भी आरोप मेरे ऊपर साबित हो जाएगा तो
तो ब्रिजभूषण सिंह स्वयं फांसी पर लटक जाएंगे, किसी को कहना नहीं पड़ेगा। बीजेपी सांसद ने कविता के जरिए कहा कि जो मामले में तटस्थ और मौन है, समय उनका भी अपराध लिखेगा। हालांकि महिला पहलवानों के लगाए गए यौन शोषण के आरोपों के मामले में फिलहाल ब्रिजभूषण सिंह समेत दूसरे आरोपियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी, ऐसा दिल्ली पुलिस कह रही है। क्योंकि पहलवानों के आरोपों की जांच चल रही है, दिल्ली पुलिस की तरफ से इस मामले में अभी तक न तो कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने की कोई समय सीमा निर्धारित की गई है, न ही जांच पूरी करने की। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि जांच रिपोर्ट कब तक आएगी ये बताना अभी मुश्किल है और जांच रिपोर्ट आने के बाद ही जरूरी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। SIT is investigating this case and they are investigating on various aspects of the complaint. इस बीच ब्रिजभूषण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली नाबालिग पीड़िता की पहचान उजागर करने के मामले में दिल्ली महिला आयोग ने दिल्ली पुलिस को सम्मन जारी कर 2 जून तक कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है। DCW की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने कहा है कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो प्रसारित हो रहा है जिसमें नाबालिग के चाचा होने का दावा करने वाले एक व्यक्ति ने पीड़िता की पहचान उजागर की है। स्वाति मालीवाल ने वीडियो में दिखने वाले शख्स के खिलाफ पॉक्सो में FIR दर्ज करने की मांग की है। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय कुश्ती संघ के कार्यवाहक अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ महिला पहलवानों की शिकायत की जांच की जा रही है और पहलवानों के आरोपों की जांच पूरी होने पर कार्रवाई की जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पहलवानों के धरना प्रदर्शन के सवाल पर कहा कि इस पूरे प्रकरण की जांच चल रही है, जांच के बाद ही सरकार निर्णय लेगी। निश्चित रूप से उसका समाधान निकलेगा। वहीं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि सरकार पहलवानों के मुद्दों को संवेदनशील तरीके से ले रही है। उन्होंने कहा कि चार्जशीट के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। इस केस में भी बड़ी तेजी के साथ जांच हो रही है, बहुत सारे लोगों के बयान होने थे, वो हुए भी हैं और पुलिस अपनी रिपोर्ट देगी और जब चार्जशीट फाइल करेगी उसके बाद उचित कार्रवाई भी होगी। खेल मंत्री ने कहा कि खिलाड़ियों को जांच रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। खिलाड़ियों पर हो रही सियासी बयानबाजी पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि देश का कानून सबके लिए एक जैसा है। गुरुग्राम में पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े 10 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक लॉरेंस गैंग के ये बदमाश विदेश में बैठे गोल्डी बराड़ के आदेशों पर काम कर रहे थे और किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। पुलिस ने आरोपियों से 3 पिस्टल और पुलिस की वर्दी बरामद की है। समाजवादी पार्टी महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने जातीय जनगणना को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि 1950 के बाद से जातीय जनगणना नहीं हुई है, जिसकी वजह से सही आरक्षण नहीं मिल पा रहा है। 1950 के बाद जातीय जनगणना नहीं हुई है, जिसकी वजह से आरक्षण भी नहीं मिलता। केरल के कन्नूर में एक ट्रेन की बोगी में आगजनी की घटना सामने आई है। आग की वजह से कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन रेलवे पुलिस को शक है कि इस आगजनी को साजिश के तहत अंजाम दिया गया। हिमाचल प्रदेश में जून के महीने में बर्फबारी देखकर पर्यटक झूम उठे हैं। शिमला के चांशल में हुई ताजा बर्फबारी के बाद पर्यटकों की तादाद बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। गुजरात के राजूला से बीजेपी विधायक हीरा सोलंकी ने बुधवार को समुद्र में डूब रहे 3 युवकों की जान बचा ली। दरअसल विधायक हीरा सोलंकी हादसे के वक्त गुजरात के राजूला में समुद्र तट पर मौजूद थे। उसी वक्त वहां समुद्र में 4 युवक नहाने गए, लेकिन तेज लहरों के कारण चारों गहराई में चले गए और डूबने लगे। जैसे ही बीजेपी विधायक ने युवकों की आवाज सुनी, तुरंत समुद्र में छलांग लगा दी, जिसके बाद कुछ और लोगों की मदद से इन तीनों ही लोगों की जान बचाई गई। लेकिन चौथा युवक ज्यादा गहराई में जाने के कारण डूब गया। बीजेपी विधायक के इस काम की सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ हो रही है। दिल्ली के साक्षी हत्याकांड में आरोपी साहिल की पुलिस रिमांड को 2 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने आज साहिल को रोहिणी कोर्ट में पेश किया और दलील दी कि हत्या में इस्तेमाल हथियार और साहिल के जूते अभी तक बरामद नहीं किए जा सके हैं, जिसको मानते हुए कोर्ट ने रिमांड बढ़ा दी। वहीं साक्षी हत्याकांड में दर्ज FIR से कई अहम जानकारियां सामने आई हैं। साक्षी के पिता की तरफ से दर्ज करवाई गई FIR के मुताबिक साक्षी करीब 1 साल से साहिल के संपर्क में थी। साक्षी ने कई बार अपने परिवार के सामने भी साहिल का जिक्र किया था। साक्षी के पिता ने साहिल से उसकी दोस्ती पर नाराजगी भी जताई थी, जिसके बाद नाराज होकर साक्षी अक्सर अपनी दोस्त के यहाँ चली जाती थी। घटना वाले दिन भी साक्षी अपनी दोस्त के घर पर ही थी और वहीं से वो साहिल से मिलने के लिए निकली थी। साक्षी की दोस्त ने ही हत्या की जानकारी उसके पिता को दी। FIR के मुताबिक साक्षी की दोस्त ने उसके पिता को साहिल के साथ 1 दिन पहले हुए झगड़े के बारे में भी बताया था। साक्षी के पिता की तरफ से दर्ज करवाई गई FIR और साक्षी की मां का बयानों में विरोधाभास दिख रहा है, क्योंकि FIR में साक्षी के पिता ने लिखवाया है कि वो साहिल को जानते थे, जबकि साक्षी की मां इससे इनकार कर रही है। और जी मीडिया से बातचीत में साक्षी की मां ने कहा कि उन्हें साक्षी के किसी भी दोस्त के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। साहिल का नाम सामने आ रहा है, झबरू का नाम सामने आ रहा है, क्या आप इन लोगों को जानती थी?
नहीं जी, नहीं जानती। साक्षी की मां ने नाराजगी में दोस्त के यहाँ जाने की बात को भी नकार दिया और कहा कि साक्षी नीतू की मदद के लिए उसके घर पर थी। मतलब उनका पति बंद थे ना, तो बोली आंटी थोड़ा हेल्प कर दो, मेरा जो है ना छोटे छोटे 2 बच्चे, कोर्ट चली जाते तो बच्चे कोई देखने वाला नहीं रहता, इसी वजह से वहाँ थी। साक्षी की मां के मुताबिक साक्षी के पास अपना फोन भी नहीं था और वो वीडियो अपनी मां के फोन से ही बनाती थी। दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति अमेरिका दिवालिया होने से बचता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अमेरिकी संसद की प्रतिनिधि सभा यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने सरकार की कर्ज सीमा बढ़ाने से जुड़ा बिल पास कर दिया है। जानकारी के मुताबिक डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन दोनों ही पार्टियों के ज्यादातर सदस्यों ने बिल के समर्थन में वोट डाले। दोनों पार्टियों की तरफ से बिल के समर्थन में 314 और विरोध में 117 वोट पड़े। इस बिल के पास होने से जो बाइडेन सरकार को बड़ी राहत मिली है और उनकी सरकार के डिफॉल्टर होने का खतरा टल गया है, क्योंकि अमेरिका में कर्ज की सीमा बढ़ाने के लिए अंतिम तारीख 5 जून रखी गई थी। अमेरिका के ट्रेजरी विभाग ने बाइडेन सरकार से साफ कह दिया था कि अगर कर्ज की सीमा नहीं बढ़ाई गई तो वो अपने बिलों का भुगतान नहीं कर पाएंगे, और अगर वैसी स्थिति बनती तो अमेरिकी शेयर बाजार को तगड़ा झटका लगने की आशंका जताई जा रही थी। अमेरिका की सबसे बड़ी चिंता यह भी थी कि रेटिंग एजेंसियां उनकी क्रेडिट रेटिंग घटा भी सकती थी। अब इस बिल को सोमवार तक अमेरिकी सीनेट से पास करवाना जरूरी है। हालांकि सीनेट में इस बिल के पास होने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहां डेमोक्रेटिक पार्टी का बहुमत है। पेरू के वांकावेलिका इलाके में एक सांड लोगों पर अपने सींगों से वार करता हुआ नजर आया। बताया गया कि पेरू में इन दिनों पारंपरिक बुल फेस्टिवल चल रहा है, जहां सांड के हमले में 11 लोग बुरी तरह घायल हो गए। लेकिन इसके बाद भी ये फेस्टिवल रुका नहीं, बल्कि लोग सांड को उकसाते रहे। पेरू के वांकावेलिका में चल रहे बुल फेस्टिवल को देखने के लिए बड़ी तादाद में लोग मैदान के बाहर पहाड़ों पर बैठे हुए थे और अंदर भी बड़ी संख्या में लोग सांड के आगे दौड़ रहे थे। वहां से जो तस्वीरें आई वो डराने वाली थी। ट्रक के अंदर से जैसे ही सांड को मैदान में छोड़ा गया, वो बौखलाया हुआ मैदान में दौड़ने लगा और लोग अपने जज्बे और बहादुरी की परीक्षा लेते हुए सांड के आगे आकर उसे उकसाने लगे। तभी अचानक सांड ने एक युवक को सींगों से उठाकर झटक दिया। ये खेल तब भी नहीं रुका। कोई गुस्साए सांड को लाल कपड़ा दिखाकर उकसा रहा था तो कोई पूंछ पकड़कर खींच रहा था। सांड के रुकने या उसके काबू में आने तक लोग इसी तरह दौड़ते रहे और एक के बाद एक 11 लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया। बताया गया कि इस पारंपरिक उत्सव में हिस्सा लेने वालों में ज्यादातर नशे में होते हैं, जो सांड के आगे दौड़कर अपनी जान को जोखिम में डालते हैं। शेयर बाजार आज लगातार दूसरे दिन गिरावट के साथ बंद हुए। शेयर बाजार आज भी लाल निशान पर बंद हुआ। सेंसेक्स 193 पॉइंट्स लुढ़क कर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी करीब 46 पॉइंट्स गिरकर 18,500 के नीचे आ गया। पीलीभीत टाइगर रिजर्व में एक बाघ ने गौवंश को अपना शिकार बनाया। टाइगर रिजर्व में घूमने आए पर्यटकों ने इस घटना का वीडियो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 के फाइनल में आज डिफेंडिंग चैंपियन भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। ये मैच ओमान के सलालाह में खेला जाएगा और भारतीय समय अनुसार रात 9:30 बजे शुरू होगा। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। नेपाल के प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रचंड का ये पहला विदेश दौरा है और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रचंड ने बिहार नेपाल रेल सेवा को हरी झंडी दिखाई। बिहार के जयनगर से नेपाल के बर्दीवास को जोड़ने वाली इस रेलखंड को बनाने में 800 करोड़ रुपए खर्च आया। इसके साथ ही दोनों नेताओं ने यूपी के अंतर्राष्ट्रीय सोनौली सीमा पर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का भी शिलान्यास किया। उद्घाटन के बाद हुए ज्वाइंट स्टेटमेंट के दौरान पीएम मोदी ने 9 साल पुराने हिट फॉर्मूले का जिक्र भी किया। मैंने भारत नेपाल संबंधों के लिए एक हिट फॉर्मूला HIT दिया था। हाईवेज, आईवेज और ट्रांसवेज। 9 साल बाद मुझे कहते हुए खुशी है कि हमारी पार्टनरशिप वाकई में हिट है। वहीं नेपाली प्रधानमंत्री ने भारत के साथ संबंधों को और बेहतर बनाने पर जोर दिया। We made an extensive review of the progress in our relation and renewed our commitment to further strengthen this relation and cooperation. दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों की बैठक के बाद भारत और नेपाल के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए गए। Zee News।